हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी क्लासेस बायोलॉजी क्लासेस में। ओके। और आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक स्ट्रेटजी और प्लान के साथ बायोलॉजी का रणक्षेत्र फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों, इसमें हम आप सभी को बायोलॉजी की 5 स्ट्रीम से 5 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। हर एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चंस होंगे और इन 20 क्वेश्चंस का मतलब है कि आपको एक स्ट्रीम से 100 क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। आपको इन प्रैक्टिस सेट में 20 में से अगर आप 10 अबव मार्क्स लाते हो तो प्यारे साथियों, दोस्तों, छात्रों, आप अपनी सक्सेस से मात्र थोड़े कदम दूर हैं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ और असेसमेंट कीजिए खुद का और अपने मार्क्स को रियलिटी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें ताकि हम लास्ट में आप सभी का एक वीडियो जरूर शेयर करेंगे। तो आइए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली श्योर है कि आपके सक्सेस में हम आपको हमेशा ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे और ऐसे ही आपके लिए और अच्छे से अच्छे स्ट्रेटेजी और प्लान्स लेकर आते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो जेनेटिक्स का ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। 20 में से अगर आप 10 अबव मार्क्स लाते हैं तो आप सक्सेस के बहुत पास हैं। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, माइटोसिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। माइटोसिस को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया? ऑप्शन है पोर्टर, हक्सले, डब्ल्यू फ्लेमिंग एंड कॉलिकर। यानी कि समसूत्री विभाजन को सबसे पहले किसने बताया? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा राइट आंसर, तो राइट आंसर हमारा होगा डब्ल्यू फ्लेमिंग। तो सबसे पहले माइटोसिस को डब्ल्यू फ्लेमिंग ने बताया था। ओके। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, मियोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय। मियोसिस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? तो मियोसिस में ऑप्शन है फार्मर मूरे, ओके, फार्मर मूरे, वॉन हॉल, अल्टमैन एंड नन ऑफ दीज। तो यहां पर अपना आंसर सोचिए। ओके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फार्मर एंड मूरे। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, सोमेटिक डिवीजन इज विजिबल इन। सोमेटिक डिवीजन दिखाई देता है, यानी कि जो कायिक विभाजन है, ओके, हिंदी में इसको कायिक विभाजन कहा जाता है। कायिक विभाजन दिखाई देता है किसमें? ऑप्शन है फ्लावर, लीफ, रूट टिप ओनली और स्टेम और रूट टिप बोथ, यानी कि दोनों में। तो अपना आंसर गैस कीजिए और जो इसका राइट आंसर है वो है स्टेम एंड रूट टिप बोथ, क्योंकि ये दोनों ही कायिक कोशिकाओं से बने होते हैं। सोमेटिक डिवीजन हमेशा सोमेटिक सेल्स में होता है। ओके, चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड, यानी कि कोशिका केंद्रक विभाजन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है कैरियोकाइनेसिस, मेटाफेज, साइटोकाइनेसिस, नॉन ऑफ द अबव। अपना आंसर गेस कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि कैरियो का मतलब होता है कैरियन और कैरियन कहते हैं किसको? न्यूक्लियस को। तो यहां पर आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कैन बी सीन बेस्ट एट स्टेज। यानी कि क्रोमोसोम की संरचना को किस अवस्था में अच्छा देखा जा सकता है या वो साफ साफ दिखाई देता है? तो इसके ऑप्शंस हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अपना आंसर बताइए, आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? ओके। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो होगा मेटाफेज। तो मेटाफेज जो माइटोसिस की या मियोसिस की स्टेज होती है उसमें क्रोमोसोम बेस्ट दिखाई देते हैं, यानी कि उनका विजुअलाइजेशन अच्छा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर एट स्टेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस किस स्टेज में गायब हो जाते हैं? यानी कि केंद्रक कला और केंद्रिका कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गायब होते हैं?
तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा उसका राइट आंसर होगा प्रोफेस। तो पॉइंट ध्यान रखना, प्रोफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोसिस। इन माइटोसिस द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर हैपन्स एट स्टेज, यानी कि सेंट्रोमियर का डिवीजन कब होता है। सेंट्रोमियर जो होता है वो क्रोमोसोम में होता है जिससे क्रोमेटिड जुड़े रहते हैं। ओके, तो इसका डिवीजन कब होता है। तो 7 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा एनाफेज। तो आपके जितने भी मार्क्स हैं उन्हें आप नोट करते रहें और एंड में अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू क्रोमोसोम इज एट द पॉइंट ऑफ, यानी कि जो क्रोमोसोम के अटैचमेंट होता है स्पिंडल फाइबर से वो किस जगह से होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा सेंट्रोमियर। तो पॉइंट याद रखना, सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से जुड़ता है। ओके, इसके बाद है द मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड टू डिफरेंट पोल इज विजिबल एट द स्टेज, यानी कि क्रोमेटिड का जो डिफरेंट पोल्स की तरफ, अपोजिट ध्रुव की तरफ जो मूवमेंट होता है वो किस स्टेज में दिखाई देता है। तो अपना आंसर गैस कीजिए। तो 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या होता है, क्रोमेटिड का मूवमेंट होता है। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, द क्रोमेटिड्स आर फाउंड एट द डिफरेंट पोल्स एट द स्टेज। क्रोमेटिड्स डिफरेंट पोल्स पर किस स्टेज में पाए जाते हैं। तो 10 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 10 में से आपके कितने मार्क्स आ गए उसी के अकॉर्डिंग आप आगे के जो आंसर हैं उनको अच्छे से सॉल्व करें। इन माइटोसिस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन डॉटर सेल इज, माइटोसिस में जो डीएनए का अमाउंट है डॉटर सेल में वो कितना होता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, हाफ ऑफ द पेरेंट सेल का आधा, इक्वल टू द पेरेंट सेल के बराबर, डबल ऑफ द पेरेंट सेल का डबल, और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो राइट आंसर होगा, अपना आंसर गैस कीजिए। 11 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वल टू द पेरेंट सेल। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एंडोस्पर्म ऑफ अ डाइकोट प्लांट हैविंग 12 क्रोमोसोम इन मेगास्पोर मदर सेल विल बी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है, तो यहाँ पर जो पूछता है ये कहता है कि क्रोमोसोम नंबर एंडोस्पर्म में कितने होंगे अगर डाइकोट प्लांट के मेगास्पोर में 12 क्रोमोसोम है। तो पॉइंट ये है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें अगर 12 क्रोमोसोम हैं तो एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे। तो ये क्वेश्चन है कि मेगास्पोर मदर सेल में क्रोमोसोम जो है वो 12 हैं, तो एंडोस्पर्म का क्रोमोसोम नंबर बताइए। तो अपना आंसर गैस कीजिए। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल तो है कैसी, डिप्लॉइड। ओके, मेगास्पोर मदर सेल कैसी है, डिप्लॉइड है स्टूडेंट्स, और एंडोस्पर्म जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है ट्रिप्लॉइड। तो एंडोस्पर्म कैसा होता है, ये ट्रिप्लॉइड होता है क्योंकि ये डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेटोरियल या इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन इज टर्म्ड यूज्ड फॉर, इक्वेशनल डिवीजन टर्म्स किसके लिए यूज होती है इक्वेशनल डिवीजन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, अच्छे से अपना आंसर गैस कर लीजिए। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मियोसिस सेकंड। ओके, तो राइट आंसर है मियोसिस सेकंड, जिसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, और मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। ओके, इसके बाद है रिडक्शनल डिवीजन इज टर्म्ड यूज फॉर। तो ये आगे का ऑप्शन मैंने बता दिया था आपको पहले ही। तो रिडक्शनल डिवीजन जो है
वो मियोसिस फर्स्ट को कहते हैं। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन, यानी कि मियोटिक डिवीजन जो अर्धसूत्री विभाजन है वो किस में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, गैस कीजिए अपना आंसर। 15 का ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक सेल, वेजिटेटिव सेल, जर्म सेल और नॉन ऑफ द अबव, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, कायिक कोशिका, जनन कोशिका और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा जर्म सेल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, द क्रोमोसोम आर अरेंज्ड इन एन इक्वेटोरियल प्लेन। मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इजी क्वेश्चन है, क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर कब अरेंज होते हैं। तो इसके जो ऑप्शंस हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ओके, तो इन चारों में से इसका जो राइट आंसर होगा, अपना आंसर गैस कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। बी मीन्स मेटा, मेटा मतलब होता है बीच में, तो ऐसे याद रखना बीच में। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम बीच में आ जाते हैं। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन। डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, या डीएनए रेप्लिकेशन होता है किस में होता है, G1 में, G2 में, एस फेस में या इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर सोचिए अब, G1 में होता है या G2 में होता है या एस में होता है या नॉन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर जो है वो है एस फेस में होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस हैपेंस एट। तो प्रोटीन और आरएनए का निर्माण होता है, कब होता है, G1 में, G2 फेस में, एस फेस में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, गैस कीजिए अपना आंसर, प्रोटीन आरएनए सिंथेसिस कब होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है G1 फेस। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, सिनेप्सिस अकर्स एट द स्टेज। सिनेप्सिस किस अवस्था में होती है। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन आता है। सिनेप्सिस का मतलब होता है जुड़ना, और ये ट्रिक के साथ याद रखना कि जुड़कर जब कोई चीज़ बनती है तो वो ही इसका आंसर होगा। तो जाइगोटिन स्टेज, तो जाइगोटिन स्टेज में याद आ रहा होगा जाइगोट जुड़कर बनता है 2 गैमेट से, तो सिनेप्सिस भी जुड़ना होता है। तो ऐसे आप इसका आंसर याद रखेंगे। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस इन सेल साइकिल। सेल साइकिल का करंट सीक्वेंस बताइए जो करेक्ट होता है। तो करेक्ट सीक्वेंस गैस कीजिए, सभी के पास 5 to 10 सेकंड है, गैस कीजिए राइट आंसर। ओके, तो इसका जो 20 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, G1S G2M। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा बायोलॉजी का रणक्षेत्र फर्स्ट का जेनेटिक्स सब्जेक्ट में प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आप सभी के जितने जितने मार्क्स आए हों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर इस प्रैक्टिस सेट के ख़त्म होने के बाद मैं सभी के स्कोर का एक वीडियो बनाऊंगा और सभी को अप्रिशिएट करूंगा अपने चैनल के थ्रू। तो इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्यूचर में होने वाले प्रैक्टिस सेट्स के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपने सभी फ्रेंड्स को जो भी जेनेटिक्स से रिलेटेड या बायोलॉजी से रिलेटेड स्टडी करना चाहते हैं उनको हमारे चैनल का ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ओके, तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 में, जिसका नाम होगा जेनेटिक्स प्रैक्टिस सेट 2, और हमारा चल रहा है बायोलॉजी का रणक्षेत्र फर्स्ट। ओके, गुड डे ऑल।